तो जीएस विद संजय में मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश की पिछली क्लास में हमने मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन को खत्म कर लिया है। आइए तो हम जो अपनी पुरानी क्लास है, पिछली क्लास है, उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो जो मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन किया गया है वो 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश को 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया में से 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन सा? मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि, उसके अलावा दूसरा हो जाता है हमारा क्या? सतपुड़ा मेकल श्रेणी, सतपुड़ा मेकल श्रेणी। और तीसरा हो जाता है पूर्वी पठार। तीसरा क्या हो जाता है? पूर्वी पठार। तो ये 3 भागों में हमने मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन किया गया था। इसमें से जो हमारा पहला था मध्य उच्च भूमि, वो काफी वृहद था, काफी विशाल था, उसमें काफी ज्यादा विविधता पाई जाती थी। लगभग 82% भाग पर वो फैला हुआ था। इस कारण से हमने उसको 5 भौतिक प्रदेशों में बांट दिया गया था, यानी कि एक भौतिक प्रदेश के 5 उप भौतिक प्रदेश बना दिए गए थे। वो कौन कौन से थे? सबसे पहला था मध्य भारत का पठार, दूसरा था बुंदेलखंड का पठार, तीसरा था मालवा का पठार, चौथा था हमारा रीवा पन्ना का पठार, 5वां था हमारा नर्मदा सोन घाटी। ये 5 भौतिक प्रदेश काय के अंतर्गत आते हैं? मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत आते थे। इसके अलावा मुख्य रूप से जो 3 थे उनमें दूसरा था सतपुड़ा मेकल श्रेणी और तीसरा था हमारा पूर्वी पठार। तीसरा क्या था हमारा? पूर्वी पठार। तो आइए इन जो भौतिक प्रदेशों के बारे में मेन पॉइंट पूछे जाते हैं उनका एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं। मध्य भारत का पठार, इसके अंतर्गत हमने देखा था कि जो मध्य भारत का पठार है उसका क्षेत्रफल 10.68% है। कितना है? 10.68% है। इसका जो निर्माण हुआ है वो विंध्यन शैल से हुआ है तथा इधर पर जो मिट्टी पाई जाती है वो कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है। और यहाँ की जो जलवायु है वो जलवायु कैसी है? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, यानी कि इधर तो जब गर्मी पड़ती है तो बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और जब ठंड का मौसम आता है तो बहुत अधिक ठंड होती है। वर्षा की बात की जाए, औसत वर्षा की, तो जो इधर पे वर्षा होती है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर लगभग 75 सेंटीमीटर तक की औसत वर्षा होती है, यानी कि बहुत ही कम इस क्षेत्र में वर्षा होती है, जिसके कारण इधर विरल वनस्पति पाए जाते हैं, यानी कि सघन वनस्पति नहीं, बहुत दूर दूर पेड़ पाए जाते हैं, यानी कि इधर पे जंगल मंगल नाम का कोई चीज नहीं होता है। फिर इधर की प्रमुख फसलों की बात की जाए तो मोटे अनाज बहुत ज्यादा इधर पे होते हैं, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा टाइप के अनाज इधर पे ज्यादा होते हैं। और सरसों भी बहुत अधिक मात्रा में होती है। सरसों की अधिकता के कारण इस पठार को सरसों का पठार भी कह दिया जाता है। और चंबल उपाध्य प्रदेश भी इसको बोला जाता है। इधर की एक नदी है चंबल नदी, वो बहुत ज्यादा अपर्दन करती है, गड्ढे बनाते हुए जाती है, बीहड़ बनाते हुए जाती है, इस कारण से चंबल उपाध्य प्रदेश भी कहते हैं। इसके अलावा जो इस क्षेत्र में नदियां बहती है, चंबल नदी बहती है, सिंध नदी बहती है, पार्वती नदी बहती है, कूनो नदी बहती है इस क्षेत्र में। जिलों की बात की जाए, श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, गुना और नीमच, मंदसौर के कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। तो इतना सब हमने मध्य भारत के पठार के अंतर्गत देखा था। फिर दूसरे की बात करते हैं, हमारा क्या है? बुंदेलखंड का पठार। तो जो बुंदेलखंड के पठार का क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 7.7% है। कितना है? 7.7% है। जो इसका निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है? बुंदेलखंड की नीच चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। मिट्टी की बात की जाए तो इधर पर बुंदेलखंड में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। इधर की जलवायु है वो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। जो औसत वर्षा होती है 75 से 100 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा होती है। प्रमुख फसल की बात की जाए बुंदेलखंड में तो गेहूं, चना और इसके अलावा जो मेन फसल होती है वो होती है दलहन और तिलहन की फसल मेन इधर पे होती है। नदियों की बात की जाए तो बेतवा नदी, सिंध नदी, केन नदी और धसान नदी बहती है। जो बेतवा नदी होती है वो बुंदेलखंड को 2 भागों में विभाजित कर देती है, यानी कि मध्य से 2 भागों में बुंदेलखंड के पठार को कौन सी नदी विभाजित करती है? बेतवा नदी विभाजित करती है। इसके अलावा ये जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, भौतिक क्षेत्र, ये पुरातात्विक पर्यटन की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। खजुराहो इसी के अंतर्गत आ जाता है, छतरपुर का किला भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो बहुत सारा पुरातात्विक जो पर्यटन का क्षेत्र है वो बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है।
बातों को हमें याद रखना है। इसके अलावा बात करते हैं हम मालवा के पठार की। तो मालवा के जो पठार का क्षेत्रफल है वो कितना है, 28% है पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का। और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है, भौतिक प्रदेश है। और जो इसका निर्माण हुआ है वो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, दक्कन क्रम की बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। जो इधर पे मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी पाई जाती है। यह सम जलवायु वाला क्षेत्र है। जो इधर पे औसत वर्षा होती है वो 100 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर तक की औसत वर्षा होती है। जो इधर की प्रमुख फसल है गेहूं, कपास और मूंगफली बहुत ज्यादा प्रमुख फसल है इधर की। नदियों की बात की जाए तो चंबल नदी, क्षिप्रा नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी, कूनो नदी, ये सब इस क्षेत्र में प्रभावित होती हैं। एक चीनी यात्री था फायन, जो चंद्रगुप्त के समय पर भारत आया था, उसने जो मालवा की जलवायु था उसको क्या बोला था कि ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। क्या है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। और जो मालवा है उसी को गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। मालवा को क्या कहा जाता है, मालवा मध्य प्रदेश में गेहूं की डलिया है। बात करते हैं चौथे भौतिक प्रदेश की। तो चौथा भौतिक प्रदेश है हमारा रीवा पन्ना का पठार। क्या है, रीवा पन्ना का पठार। इसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के 10.37% के बराबर है। इसका निर्माण विंध्यन शैल की चट्टानों से हुआ है। लाल पीली मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ की जलवायु कैसी है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, यानी कि ठंडे के मौसम में अधिक ठंड पड़ेगी और गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी होगी। वर्षा की बात की जाए तो इधर की जो औसत वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर के मध्य में होती है, औसत वर्षा होती है। प्रमुख फसल की बात की जाए तो गेहूं, चावल इधर की बहुत ज्यादा प्रमुख फसल है। इसके अलावा जो दलहन होती है और तिलहन होती है वो भी इधर पे बहुत ज्यादा होती है। नदियों की बात की जाए तो जो केन नदी, टोंस नदी और सोनार नदी है वो रीवा पन्ना के क्षेत्र में ही प्रभावित होती है। इसके अलावा जो रीवा पन्ना का क्षेत्र है यह हीरा और चूना पत्थर के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और रीवा पन्ना के पठार को हम विंध्य प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रीवा पन्ना के पठार को विंध्य प्रदेश भी कहते हैं। इतनी सब बातें हमें रीवा पन्ना के पठार के बारे में याद रखनी है। अब पांचवें पे चलते, और पांचवा है हमारा नर्मदा सोन घाटी। क्या है पांचवा हमारा, नर्मदा सोन घाटी। जो नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्रफल है वो 26% है पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का। और जो इसका निर्माण हुआ है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से, विंध्यन क्रम की चट्टानों से और बेसाल्ट क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है, छिछली काली मिट्टी भी पाई जाती है। और एक पूर्व साइड की बात की जाए तो इधर पे लाल पीली मिट्टी भी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जलवायु की बात की जाए तो जो नर्मदा सोन घाटी की जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। प्रमुख फसल की बात की जाए तो गन्ना, मूंगफली और कपास बहुत ज्यादा होता है नर्मदा सोन घाटी के क्षेत्र में। नदियों की बात की जाए तो नर्मदा नदी, सोन नदी, तवा नदी और तूदी नदी इस क्षेत्र में प्रभावित होती हैं। और जो नर्मदा सोन घाटी का इलाका है यह भ्रंश घाटी वाला इलाका है, यानी कि एक समतल जा रहा था, फिर प्राकृतिक आपदाएं हुई तो एक गड्ढा हो गया, फिर जाके वो समतल हो गया। तो ये जो गड्ढा वाला क्षेत्र होता है, दो समतलों के बीच जो गड्ढा सा होता है, इसको क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी बोलते हैं। आसान भाषा में आप इतना याद रख लीजिए। तो ये सब फैक्ट है जो हमें नर्मदा सोन घाटी के बारे में याद रखना है। तो ये हमने मध्य प्रदेश का पहला भौतिक प्रदेश मध्य उच्च भूमि को देख लिया, जिसके अंतर्गत ये 5 उप प्रदेश आते थे। कौन कौन से, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी और रीवा पन्ना का पठार। अब जो दूसरा भौतिक प्रदेश है उसको हमने 6वें क्रम पे रखा है, जो है हमारा सतपुड़ा मेकल श्रेणी। तो जो सतपुड़ा मेकल श्रेणी है इसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के 11% के बराबर है। जो इसका निर्माण हुआ है वो दक्कन ट्रैप की चट्टानों और धारवाड़ चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। जो इस क्षेत्र में जलवायु पाई जाती है वो मानसूनी जलवायु पाई जाती है। और मिट्टी की बात की जाए तो काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है। वर्षा की बात की जाए तो 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। प्रमुख फसल की बात की जाए तो गेहूं और चना होता है, लेकिन इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, पर्वतीय इलाका है, तो इधर पे खेती योग्य भूमि नहीं है, जिस कारण से इधर पे वनोपज अधिक होती है। और जो सतपुड़ा मेकल श्रेणी है इसको 3 उप पहाड़ियों में विभक्त किया गया है। मेनली राजपीपला की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और सतपुड़ा मेकल श्रेणी।
जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, वो महादेव पर पहाड़ी पर ही स्थित है। कितनी है? 1350 मीटर। धूपगढ़ जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है वो महादेव पहाड़ी पर ही स्थित है। और मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी भी सतपुड़ा मैकल श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हमारा लास्ट पॉइंट बचा है पूर्वी पठार। तो आइए हम पूर्वी पठार के बारे में देख लेते हैं। भौतिक प्रदेश की तो वो है हमारा क्या? पूर्वी पठार। जो पूर्वी पठार का क्षेत्रफल है वो 7% है पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का, यानी कि ये सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है बाकी 7 को देखते हुए। इसका जो निर्माण हुआ है वो आद्य महाकल्प व जोरोस्ट्र क्रम काल की जो चट्टानें होती है उनसे इसका निर्माण हुआ है। जो इस क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है वो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। जो इधर की जलवायु है वो कैसी जलवायु है? मानसूनी जलवायु है। और इधर पे जो वर्षा होती है वो 65 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, यानी कि कुछ क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा होती है तथा कुछ क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है। प्रमुख फसल की बात की जाए तो चावल यानी कि धान की खेती इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा होती है मध्य प्रदेश में। और इधर की नदियों की बात की जाए तो सोन नदी और जोहिला नदी इस क्षेत्र में बहती है। और कर्क रेखा है वो पूर्वी पठार को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये सब जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं ये हमने पिछली क्लास का रिवीजन कर लिया है। आइए श्रृंखलाओं के बारे में। मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं। राज्य के मध्य उत्तरी भाग में विंध्याचल और दक्षिणी भाग में सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रेणियां हैं। यानी कि जो राज्य का मध्य और उत्तरी वाला हिस्सा है वो क्या है? विंध्याचल श्रेणी उधर पर विस्तृत है और दक्षिण वाला जो भाग है उधर पर सतपुड़ा मैकल श्रेणी हमें देखने को मिलती है। ये आप देख रहे हैं, ये हमारी विंध्याचल रेंज है ये पूरी। और फिर उसके नीचे हमारे लिए जो ब्लू कलर से दिख रहा है ये क्या है? हमारी नर्मदा नदी है। और उसके नीचे जो ब्लैक कलर की आपको आकृति दिख रही है ये हमारी क्या है? सतपुड़ा मैकल श्रेणी है। तो मध्य प्रदेश में 2 पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी हो गई? एक मध्य उत्तरी भाग में विंध्याचल और दक्षिणी भाग में सतपुड़ा मैकल श्रेणी। तो आइए अब हम विंध्याचल के बारे में और सतपुड़ा मैकल श्रेणी के बारे में वह बिंदु जानते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो प्रारंभ करते हैं विंध्याचल से। विंध्याचल राज्य के मध्य में अवस्थित एक अवशिष्ट पर्वत है। यानी कि जो विंध्याचल श्रेणी है वो राज्य के मध्य में अवस्थित है और यह एक प्रकार का अवशिष्ट पर्वत है। आपने 3 पर्वत के नाम काफी सुने होंगे, एक ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत और बलित पर्वत। इन 3 पर्वतों के नाम आपने सुने होंगे। तो जो अवशिष्ट पर्वत होता है वह कैसे बनता है? जब भी कोई ऊंचाई वाली जगह होती है और अपर्दन की प्रक्रियाओं के कारण, अपर्दन की प्रक्रिया मिट्टी का अपर्दन होना यानी कि बाढ़ के द्वारा यानी कि बरसात के द्वारा, वायु के द्वारा, पानी के द्वारा, इस प्रकार से जो अपर्दन की अन्य प्रक्रियाएं होती हैं उनसे यदि वो ऊंची वाला जो सतह होता है वो एक पर्वत के रूप में आकार ले लेता है तो इस प्रकार जो पर्वत बनता है उसे ही अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। तो ये हमारा होता है अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, तो विंध्याचल राज्य के मध्य में अवस्थित है और एक प्रकार का अवशिष्ट पर्वत है। इसके बाद यह नर्मदा नदी के उत्तर में और उसके समांतर स्थित है। पिछली स्लाइड में आपने देखा कि जो हमारा विंध्याचल है ये हमारा क्या है? विंध्याचल है, ये नर्मदा नदी के उत्तर में है। नर्मदा नदी के ऊपर साइड है यानी कि उत्तर में स्थित है और उसके समांतर भी आपको ये देखने को मिल रहा होगा। तो जो विंध्याचल है वो नर्मदा नदी के उत्तर में है तथा उसके समांतर है। इसके बाद जो यह नर्मदा नदी मतलब कि विंध्याचल है, यह नर्मदा नदी और गंगा बेसिनों के मध्य जल विभाजन का कार्य करता है। किस किस के मध्य? नर्मदा नदी और गंगा बेसिनों के मध्य जल विभाजक है कौन? विंध्याचल। आप देख रहे हैं कि नर्मदा नदी इसके कहां पे बह रही है? उत्तर के साइड बह रही है।
उत्तर के साइड ये नर्मदा नदी उसके बह रही है, मतलब कि नर्मदा नदी के उत्तर में क्या है, विंध्याचल, और विंध्याचल के उत्तर में आप ये जो ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, गंगा नदी का वेशन है, यानी कि जो गंगा की नदियां होती हैं, जो गंगा की सहायक नदियां हैं वो इस क्षेत्र में बहती हैं। तो इन दोनों के मध्य क्या करती है, विंध्याचल विभाजक का कार्य करती है। तो हमने देख लिया कि विंध्याचल जो है वो राज्य के मध्य में अवस्थित है और एक प्रकार का अवशिष्ट पर्वत है, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है और उसके समांतर स्थित है, यानी कि नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल है और उसके समांतर है। और जो विंध्याचल है वो नर्मदा नदी और गंगा बेसिनों के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हम कि जो विंध्याचल है यह हिमालय से भी अधिक प्राचीन है और यह मध्य प्रदेश या भारत ही नहीं बल्कि विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। तो जो विंध्याचल है वो हिमालय से ही बहुत ज्यादा प्राचीन है। हिमालय का निर्माण आज से लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, जब दो प्लेटें आपस में टकराई थी, एक अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और उसके बीच में टेथिस सागर था। तो जब अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड से टकराती है तो गोंडवाना लैंड की जो प्लेट होती है वो नीचे धंस जाती है, क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा होता है, यानी कि गोंडवाना लैंड की प्लेट भारी होती है तो वो नीचे धंस जाती है, और जो अंगारा लैंड होता है वो ऊपर उठ जाता है और पर्वत का रूप ले लेता है। तो ये हिमालय से भी अधिक प्राचीन है और विंध्याचल जो है वो विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। यदि विंध्याचल के विस्तार की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, धार, बड़वानी, इंदौर, खंडवा, खरगोन, देवास, हरदा, सीहोर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, कटनी, जबलपुर, सतना, सीधी, रीवा, सिंगरौली, उमरिया और शहडोल जिलों में विस्तृत है, यानी कि लगभग 10 से 12 जिलों में यह मुख्यतः विस्तृत है। और जो विंध्याचल का अगला पॉइंट देखते हैं, और जो विंध्याचल का विस्तार है, विंध्याचल का उत्तर का जो विस्तार है, यानी कि उत्तर साइड में जो विंध्याचल का विस्तार है वो भांडेर श्रेणी के रूप में है, और जो पूर्व में इसका विस्तार है वो कैमूर श्रेणी के रूप में है। पिछली स्लाइड में आपने देखा कि ये देख रहे हो आप, सद्भावना शिखर के ऊपर रेड कलर से क्या लिखा है, भांडेर श्रेणी, ये वाला हिस्सा भांडेर श्रेणी है, तो ये उसका उत्तरी विस्तार है। और पूर्व साइड आप देख रहे हो उसी के नीचे साइड ये वाला हिस्सा, ये क्या है, कैमूर श्रेणी है। क्या है, कैमूर श्रेणी है। तो विंध्याचल का उत्तरी विस्तार क्या हो जाता है, भांडेर श्रेणी हो जाता है, और पूर्वी विस्तार क्या हो जाता है, कैमूर श्रेणी हो जाता है। ठीक है, तो एक एक करके हम भांडेर श्रेणी के प्रमुख तथ्य और कैमूर श्रेणी के जो प्रमुख तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। भांडेर श्रेणी की बात की जाए तो इसका विस्तार दमोह, पन्ना और छतरपुर जिले में है। मुख्यतः कहाँ पे भांडेर श्रेणी, दमोह, पन्ना और छतरपुर जिले में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी, यानी कि भांडेर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी और बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिद्ध बाबा की चोटी है, जो कितनी ऊंची है, 1172 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है, 1172 मीटर ऊंची है। इसके बाद एक और शिखर भांडेर श्रेणी में काफी फेमस है, काफी प्रसिद्ध है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, वो है सद्भावना शिखर, या उसी का दूसरा नाम है गुडविल पीक। तो जो सद्भावना शिखर है या जो गुडविल पीक है उसकी ऊंचाई है 752 मीटर, जो दमोह जिले के सिगरामपुर में स्थित है, जो दमोह जिले के सिगरामपुर में अवस्थित है। इतनी बातें हमें भांडेर श्रेणी के बारे में याद रखना है। कौन कौन सी, इसका विस्तार दमोह, पन्ना, छतरपुर जिले में है, तथा जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि भांडेर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, और यही है बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी, सिद्ध बाबा की चोटी, जो 1172 मीटर है। इसके अलावा भांडेर में एक और शिखर है, सद्भावना शिखर, जिसे गुडविल पीक भी कहा जाता है। यह 752 मीटर ऊंचा है, दमोह के शिगरामपुर में है, दमोह जिले के
सिगरामपुर में स्थित है। बात करते हैं कैमूर श्रेणी की। तो जो कैमूर श्रेणी का विस्तार है वो जबलपुर के कटंगी से प्रारंभ होता है। कहां से प्रारंभ होता है? जबलपुर के कटंगी से प्रारंभ होता है और कटनी, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, इसके अलावा शहडोल में भी इसका कुछ भाग विस्तृत है। तो कहां से प्रारंभ होती है? जबलपुर के कटंगी से प्रारंभ होकर कटनी, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया आदि में विस्तृत है। बांधवगढ़ की पहाड़ियां भी, जो बांधवगढ़ की पहाड़ियां हैं वह कैमूर श्रेणी का ही हिस्सा है। कहाँ का हिस्सा है? कैमूर श्रेणी का ही हिस्सा है। इसके अलावा जो विंध्याचल से रिलेटेड तथ्य है उसमें देखते हैं कि जो मालवा की सबसे ऊंची चोटी है सिगार 881 मीटर, वह भी विंध्याचल में ही स्थित है। और उसके बाद जानापाव की पहाड़ी 854 मीटर ऊंची है, जो वह भी विंध्याचल का ही हिस्सा है। तो विंध्याचल पर मालवा में दो ऊंची चोटी हैं। कौन कौन सी? एक हो गई सिगार 881 मीटर, उसके बाद है जानापाव जो है 854 मीटर। जानापाव पहाड़ी के बारे में आपको एक बात और याद रखनी है कि जो जानापाव पहाड़ी है वह भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। तो इतनी बातें हमारे लिए विंध्याचल के बारे में याद रखना है। यह परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं और सतपुड़ा मैकल श्रेणी की बात करते हैं। तो जो सतपुड़ा मैकल श्रेणी है यह राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में अनूपपुर से लेकर बुरहानपुर दर्रे तक मुख्यतः फैली हुई है। कुछ इसका हिस्सा बड़वानी में भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन मुख्यतः कहाँ है? बुरहानपुर दर्रे तक फैली हुई है। यह नर्मदा नदी के दक्षिण में है। आपको मैप में देख रहे होंगे कि ब्लू कलर से आपको नर्मदा नदी दिख रही है। ये देखिए, ये आपको नर्मदा नदी दिख रही है। तो ये इसके नीचे दक्षिण साइड में क्या है? सतपुड़ा मैकल श्रेणी है। और विंध्याचल मैकल श्रेणी कहाँ थी? वो नर्मदा नदी के उत्तर में है। आगे चलते हैं और सतपुड़ा के बारे में और बातों को जानते हैं। तो जो सतपुड़ा मैकल श्रेणी है इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से वो 3 भाग हैं? राजपीपला की पहाड़ी, मध्य सतपुड़ा और मैकल श्रेणी। राजपीपला, मध्य सतपुड़ा और मैकल श्रेणी, ये 3 भाग हैं। तो जो मध्य सतपुड़ा है इसमें 2 पहाड़ियां आती हैं। एक ग्वालीगढ़ की पहाड़ी आती है और एक महादेव पहाड़ी आती है। कौन कौन सी आती है? ग्वालीगढ़ की पहाड़ी आती है और महादेव पहाड़ी आती है। तो आइए एक एक करके इनके बारे में हम देख लेते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि मैप में यदि इन पहाड़ियों को, यानी कि जो हमारी विंध्याचल पहाड़ी है उसके पूर्वी विस्तार व उत्तरी विस्तार को देखें तो वो हमारे लिए भांडेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी के रूप में देखने को मिल रहा है। और जो सतपुड़ा मैकल श्रेणी है उसको 4 भागों में हमें इधर पे देखने को मिल रहा है। राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, ग्वालीगढ़ पहाड़ी और मैकल श्रेणी। तो मैप में आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, एक एक करके इन सतपुड़ा मैकल श्रेणी के जो भाग हैं उनके बारे में देख लेते हैं। बात की जाए राजपीपला पहाड़ी की तो यह बड़वानी से लेकर बुरहानपुर दर्रे तक विस्तृत है और राज्य के पश्चिम में, यानी कि पश्चिम साइड बुरहानपुर दर्रे से लेकर बड़वानी तक है। इसमें कई छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, यानी कि राजपीपला पहाड़ी के अंदर भी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जैसे अखरानी की पहाड़ी, बड़वानी की पहाड़ी, असीरगढ़ की पहाड़ी और बाजागढ़ की पहाड़ियां, ये उसके अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है,
लेकिन आपको राजपीपला के बारे में एक बात और याद रखनी, ये मध्य प्रदेश अकेले में नहीं है, ये गुजरात में भी है और आपको महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगी। तो जो राजपीपला है राज्य के पश्चिम में है, बड़वानी से लेके बुरहानपुर दर्रे तक फैली हुई है। इसमें कई छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जैसे अखरानी की पहाड़ियां, बड़वानी की पहाड़ियां, असीरगढ़ की पहाड़ियां और बाजागढ़ की पहाड़ियां। दूसरे पार्ट पे चलते और देखते हैं ग्वालीगढ़ की पहाड़ी। तो जो ग्वालागढ़ की पहाड़ी है या जो ग्वालीगढ़ की पहाड़ी है वह मुख्य रूप से कहाँ पे देखने को मिलती हैं? महाराष्ट्र में देखने को मिलती हैं। और इसका कुछ भाग हमारे लिए बैतूल के पठार और छिंदवाड़ा के पठार में देखने को मिलता है। तो जो बैतूल का पठार है और जो छिंदवाड़ा का पठार है वो ग्वालीगढ़ पहाड़ी के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं और तीसरी देखते हैं महादेव पहाड़ी। तो जो महादेव पहाड़ी है वो ग्वालीगढ़ के उत्तर में, आप मैप में देख रहे हैं, ये ऊपर साइड दिख रही है आपको महादेव पहाड़ी ग्वालीगढ़ के। और जो महादेव पहाड़ी है इसके उत्तर साइड में यानी कि उत्तरी छोर पर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। कितनी है हाइट? 1350 मीटर है। और महादेव पहाड़ी के ही दक्षिण साइड से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है ताप्ती। तो महादेव पहाड़ी के दक्षिण साइड से एक नदी निकलती है, ताप्ती नदी है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 724 किलोमीटर है। तो महादेव पहाड़ी के बारे में इन 3 बातों को याद रखना। यह ग्वालीगढ़ के उत्तर में है। इस पर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है और इसके दक्षिणी भाग से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। आप मैप में देख रहे होंगे हमने राजपीपला की पहाड़ी की 4 मुख्य पहाड़ियों को दिखाया है, जैसे अखरानी की पहाड़ी, बड़वानी की पहाड़ियाँ, असीरगढ़ की पहाड़ी, बाजागढ़ की पहाड़ी। इसके बाद हमने ग्वालीगढ़ की पहाड़ी को भी दिखाया है, महादेव पहाड़ी को भी आप देख रहे होंगे। आगे चलते हैं और बात करते हैं मैकल श्रेणी की। मैकल श्रेणी की बात की जाए तो यह राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है और यह अर्धचंद्राकार रूप में है। दक्षिण पूर्वी भाग में है, अर्धचंद्राकार रूप में है। और मध्य प्रदेश में इसकी सबसे ऊंची चोटी, मध्य प्रदेश में इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, जिसकी हाइट 1048 मीटर है। कितनी है हाइट? 1048 मीटर है। जो सतपुड़ा मैकल श्रेणी है यह मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है, इसका विस्तार और आगे भी जाता है और पूर्व में यह झारखंड तक यानी कि छोटा नागपुर के पठार तक विस्तृत है। पूर्व में यह कहां तक फैली हुई है? छोटा नागपुर के पठार तक फैली हुई है। जो छोटा नागपुर का पठार है वो झारखंड में स्थित है। नागपुर को देख के आप महाराष्ट्र में कंफ्यूज नहीं हो जाना। तो जो छोटा नागपुर का पठार है वो झारखंड तक है और वहीं तक क्या है? मैकल श्रेणी का विस्तार है। एक और बात हमें याद रखनी है, मध्य प्रदेश में जो मैकल श्रेणी का हिस्सा पाया जाता है वहां पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती। कैसी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी मुख्यतः वहां पाई जाती है जहां पर क्या होता है? वर्षा अधिक होती है। 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा जहां पे होती है वहां पर ही लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। हमने सतपुड़ा मैकल श्रेणी के अंतर्गत राजपीपला पहाड़ी को देख लिया है, ग्वालीगढ़ पहाड़ी को देख लिया है, महादेव पहाड़ी को भी देख लिया है और उसके बाद जो मैकल श्रेणी थी उसको भी हम देख चुके हैं। तो जो हमारा मध्य प्रदेश का पर्वत वाला सेक्शन था वो हमारा इधर पे कंप्लीट हो गया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए। आपको एक जानकारी और देना चाह रहे थे कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है जीएस विद संजय, इसका एक टेलीग्राम चैनल भी है, जीएस विद संजय के नाम से ही है। यदि आप इसको ज्वाइन करते हैं तो हमारी क्लासों से रिलेटेड जो भी पीडीएफ्स नोट्स वगैरह होते हैं उनको आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी क्लास से रिलेटेड जो भी जानकारी
है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी। और हमारे ही यूट्यूब चैनल पर आपको इंग्लिश की क्लास और मैथ्स की क्लास जो जेल पहरी और MPSI के लिए लाभकारी हो सकती हैं वो आपके लिए हमने प्रोवाइड कराना का प्रारंभ कर दिया है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है GS विद संजय के साथ जुड़े रहें, अपना सपोर्ट बनाए रहें और जो भी वीडियो है यदि आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर दें, कमेंट बॉक्स में दें या हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर हमें प्रतिक्रिया जरूर दें जिससे हम उसमें सुधार कर सकें। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जुड़े रहिए GS विद संजय के साथ। नमस्कार।